हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी सुपर नेचुरल ट्विस्ट के साथ भरी हुई है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये एकदम न्यू ड्रामा है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज की कहानी आपसे मिस हो जाए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है श्यान से, जो कि एक यंग लड़की है और एक शमन भी है। जिनको अब नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। दोस्तों, शमन वो होते हैं जो कि लोगों के अंदर से बुरी आत्माओं को निकालते हैं रिचुअल्स के जरिए। कल तो श्यान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट से निपट रही होती है, लेकिन वो स्पिरिट बाहर आने का नाम ही नहीं लेती है। जैसे ही स्पिरिट को ये मालूम चलता है ना कि श्यान उसे आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती है, वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फटाक से उसे उठाकर फेंक देती है। जिससे कि यहाँ पर फिर सब लोग को मालूम चल जाता है कि श्यान के शमन वाले कपड़ों के अंदर स्कूल की एक यूनिफॉर्म भी है और सबको लग रहा होता है कि ये तो एक स्टूडेंट है और लोगों का उस पर से भरोसा ही टूट जाता है। सबके सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये तो बस पैसा कमाने का ड्रामा है, ये तो रियल शमन है ही नहीं। वेल तो श्यान बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसके बाद वहाँ से निकल जाती है अपने स्कूल के लिए और इतनी लेट हो जाती है कि बेचारी की वैन भी छूट जाती है और इसलिए भागते हुए स्कूल की दीवार पर चढ़ जाती है, जहाँ से स्लिप होकर बस गिरने वाली होती है। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम जियो है और वो उसे पकड़ लेता है। जियो ही उसका इकलौता ऐसा दोस्त है जिसे सब कुछ पता है कि श्यान एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ एक शमन भी है और वो क्या क्या काम करती है। जैसे वो क्लासरूम में पहुंचती है ना तो लड़कियां तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, लेकिन श्यान सिर्फ स्माइल करती है क्योंकि वो जानती है कि लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है और इसलिए वो किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, यानी कि वो एक काफी अच्छी लड़की है। वेल तो फिर उस दिन उसका मैथ टेस्ट भी होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जिसके चक्कर में वो थोड़ा सैड भी हो जाती है। रात को श्यान अपनी मेट को कॉल करके बोलती है कि मैं आज घर नहीं आऊंगी और लाइब्रेरी में ही मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, लेकिन असल में तो वो वहाँ पर थक कर सो जाती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मो ब्योंग है और वॉशरूम में वो बैठा हुआ होता है जहाँ उसे पानी टपकने की आवाजें आती है। जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है ना तो वहाँ वाटर घोस्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फटाफट से भाग कर वो क्लास में जाकर सबको बताता है, लेकिन उसकी बात का तो कोई यकीन ही नहीं करता। उसी रात फिर श्यान भी एक अजीब सा सपना देखती है कि एक छोटी लड़की उससे बोल रही होती है कि जब भी कोई आदमी उल्टा चल के आए ना तो समझ लेना कि उसकी मौत का समय नजदीक आ गया, यानी कि उसे एक बहुत ही बुरी आत्मा चिपकी हुई है और एक दिन ऐसा लड़का तुम्हारी लाइफ में जरूर आएगा। वो बहुत ज्यादा हैंडसम होगा और उसे देखते ही ना तुम अपना दिल दे बैठोगी। नेक्स्ट मॉर्निंग श्यान जियो के साथ में घर लौट रही होती है जहाँ पर उसको एक स्पिरिट मिलती है। श्यान उससे प्रॉमिस भी करती है कि मैं तुम्हें जल्दी मुक्ति दिलवा दूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। वेल तो घर पहुंचने के बाद माँ उसे डांट रही होती है, जहाँ पर दोस्तों में ये मालूम चलता है कि उसकी माँ भी एक शमन है जो कि उसे डांटते हुए कह रही होती है कि किसी भी रिचुअल को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ती। श्यान बोलती है कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं तो बल्कि पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और फिर से उसे शमन के कपड़े पहनाकर वहाँ बैठा देती है। नेक्स्ट डे फिर कॉलेज में जैसे ही जियो से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए, तो श्यान सोचकर उसे कहती है कि जो किसी भी रोते हुए को देखकर बिना चुप कराए उसके पास से ना जाए। वेल तो फिर फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि छोटी श्यान रोड पर बैठी हुई बहुत जोरों से रो रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, यानी कि वो चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। वेल तो फिर रात के टाइम पर एक ओल्ड लेडी अपने हैंडसम से ग्रैंडसन के साथ में श्यान के पास आती है। जैसे ही श्यान उस लड़की को देखती ना शॉक हो जाती है क्योंकि उसे अपना ड्रीम याद आ जाता है। ये लड़का तो वैसे ही सेम उल्टा चलकर आ रहा है, जिसका साफ मतलब है कि उसके ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा बुरी आत्मा का साया है और उसकी मौत का वक्त बहुत करीब है। वेल तो फिर वो ओल्ड लेडी उसे कहती है कि इस पे एक बहुत बड़ा कर्ज है। श्यान के उससे ये पूछते ही कि अगर कोई रो रहा हो तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तो यहाँ वो लड़का कहता है कि मैं तब तक उस इंसान के पास से नहीं जाऊंगा जब तक कि वो चुप नहीं हो जाता या ठीक नहीं हो जाता। वेल तो उसकी ये बात सुनते ही श्यान तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी और भाई यहाँ उसे पहली नजर का प्यार भी हो जाता है। जिनके चाहते ही फिर मॉम उसे वार्निंग दे रही होती है कि पहले भी एक लड़के के चक्कर में तुम ऑलमोस्ट मरते मरते बची हो, लेकिन श्यान का कहना होता है कि इस बार तो मैं हर हाल में इस लड़के को बचा के रहूंगी क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। मॉम तो ये सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वेल तो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में एक नया लड़का आया हुआ होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही हैंडसम ग्रैंडसन होता है दोस्तों, जिसका नाम योंग है, लेकिन वो श्यान को पहचान नहीं पाता, बट श्यान तो उसे पहचान लेती है। श्यान को हर सिचुएशन में मुस्कुराता हुआ देखकर वो उससे कहता है कि हर सिचुएशन का इलाज मुस्कुराना नहीं होता
क्लास के बाद जब एक लड़की जियो के साथ में फ्लर्ट कर रही होती है तो शियान यहाँ पर रिएक्ट करने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि जियो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो लड़की तो उसी के साथ में बदतमीजी करने लग जाती है। शियान यहाँ पे फिर से स्माइल करती है कि तभी उसी टाइम पर उसे यांग की बात याद आने लग जाती है कि स्माइल सारे के सारे मसलों का सोल्यूशन नहीं होता। जिसके बाद फिर वहाँ पर जियो को मियोंग मिल जाता है, जो कि उसे अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जियो को उसकी बात समझ में नहीं आती है और इसलिए वो तो वहाँ पे कुछ और ही समझकर उसे वहाँ से भगा देता है। बेचारा मोबियोंग जैसे ही वॉशरूम जाता है ना, वो वाटर स्पिरिट दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहीं दूसरी तरफ योंग भी एक स्पिरिट से टकरा जाता है, जहाँ पे स्पिरिट उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी शियान देख लेती है और वो आकर उसकी हेल्प करने के चक्कर में बेचारी खुद ही डेंजर में आ जाती है। लेकिन यहाँ योंग उसकी जान बचा लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हर वक्त हर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शियान ने यहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड कर लिया होता है कि हर हाल में वो योंग को बचा कर रहेगी और इसलिए वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शमन के पास जाकर तावीज बनवा लेती है, बहुत सारे पैसे भी उन्हें देती है। शमन बोलने लग जाता है, लगता है कि तुम शायद उस लड़के से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो जो उसके लिए इतने सारे पैसे दे रही हो। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में मोबियोन को एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा होता है और जियो को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि काश वो उस दिन उसके साथ वॉशरूम में चला गया होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। वेल तो यहाँ शियान की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जियो उसे नर्स रूम में लेकर जाता है वहाँ से। मीनवाइल योंग के पास भी लड़कियों के लव लेटर्स आ रहे होते हैं, लेकिन भाई वो तो सबको इग्नोर कर रहा होता है। वो इतना ज्यादा हैंडसम होता है ना, तो लड़कियां तो उसके पीछे पागल ही हो जाती है। सारे के सारे लेटर्स वो ट्रैश में डाल देता है और शियान यहाँ प्लान बना रही होती है कि जब योंग ताबीज लेने के लिए आएगा तो वो यहाँ पर उसे फाइनली अपना चेहरा दिखा देगी। लेकिन भाई योंग तो वहाँ पर आता ही नहीं है, सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ ही वहाँ पर आती है। शियान से बोलती है कि मैं तावीज योंग को ही दूंगी और जब योंग आता है ना तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है और इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता, जिसे सुनते ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और योंग वहाँ से बिना तावीज लिए ही निकल जाता है। शियान अपने रूम में एक पेपर चिपका देती है ताकि भाई 21 दिन तक योंग को वो प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसके पास सिर्फ 21 दिन का ही वक्त था दोस्तों। जिसके बाद योंग की मौत तो निश्चित थी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे शियान वॉशरूम में बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ उसे पता चल जाता है कि वाटर स्पिरिट वहीं पर है। जैसे यहाँ पर वो वाटर स्पिरिट आती है ना, लेकिन शियान उसे बात करके जैसे तैसे करके समझा लेती है कि किसी भी स्टूडेंट को तुम हार्म मत करना और मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पे पहुंचा दूंगी, और स्पिरिट भी मान जाती है। जैसे ही फिर वहाँ पे योंग पहुंचता है तो स्पिरिट दोबारा से अटैक मोड में आ जाती है। योंग पानी में डूबता हुआ महसूस कर रहा होता है, लेकिन शियांग उसे एक तावीज वाले पेपर के साथ में उस स्पिरिट को वहाँ से भगा देती है। जैसे तैसे करके वो योंग की जान को आखिरकार बचा ही लेती है। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है ना, तो शियान बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ, और वो योंग की आंखों में देखने लग जाती है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। शियांग ने इस वाटर घोस्ट को तो वहाँ से भगा दिया होता है, लेकिन भाई इसके बाद योंग, गैंग्यू और उसके साथ बाकी के जितने भी लड़के होते हैं ना, सब के सब प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाए जाते हैं और आज जो भी तमाशा हुआ उसकी उन्हें पनिशमेंट मिलती है और एक हफ्ते तक स्कूल की सफाई करने का काम दिया जाता है। वेल तब सारे लड़के शियांग के ऊपर ही गुस्सा निकाल रहे होते हैं, क्योंकि भाई उन्हें तो यही लग रहा होता है ना कि सारा का सारा झमेला शियांग की वजह से ही हुआ है। और यंग भी सफाई करते हुए बोल देता है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आया करो। सिगरेट पीते हुए कुछ लड़के वहाँ पे जलती सिगरेट डाल देते हैं, जहाँ पर एक डॉग जैसा और एक इंसानी चेहरा लिए स्पिरिट वहाँ पर नजर आता है, जो कि जलती हुई सिगरेट को उठाकर कार्डबोर्ड पे रख देता है और वहाँ पर आग लग जाती है। शियांग फौरन से पहुंचती है, फटाफट से आग को बुझाती है। साथ ही वो स्पिरिट को भी बोलती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता और जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी। लेकिन भाई पास खड़े लड़कों को लग रहा होता है कि शियांग ये सब कुछ उनसे कह रही है। वो धीरे धीरे शियांग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शियांग तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे बोल देती है मैं सारी की सारी सफाई अकेले ही कर दूंगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वही लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। शियांग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में उस स्पिरिट से कहती है, देखा ना तेरे चक्कर में तो आज मैं मरने ही वाली थी। वेल तो दूर से योंग ये सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद ये लड़की पागल है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें करती है। शियांग अब अपनी मॉम के पास में होती है। माँ से पूछती है कि अब उस लड़के को बचाने के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है, यानी कि वो योंग की बात कर रही थी। शियांग ये बोलते हैं कि फिलहाल तो उसके पास कोई भी ताबीज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ताबीज तो वाटर स्पिरिट को काबू करने में खर्च हो गए। तो माँ फिर उसे कुछ नए ताबीज देती है। साथ ही बोलती है कि ये उसने फ्लावर मास्टर से मंगवाए हैं, और फ्लैशबैक में कैसे में ये दिखाया जाता है कि ये वही फ्लावर मास्टर है जो कि उन्हें पहले भी धोखा दे चुका था, यानी कि ये बेकार और नकली ताबीज भी बनाता है। वेल तो
फिर नेक्स्ट डे स्कूल में श्योंग योंग का फोन लेना चाहती थी ताकि उसमें तावीज को रख सके, लेकिन उसकी कोशिश फेल हो जाती है। तभी जियो आता है और यहाँ वो अपना जादू दिखाता है, यानी कि योंग की टेबल पर गिरने का नाटक करता है, चुपचाप उसका फोन चुरा लेता है। बाहर जब श्योंग फोन में तावीज डालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यंग की दादी आ जाती है और फोन को पहचान लेती है, जिससे कि उनका प्लान फिर से फेल हो जाता है। और वहीं क्लास में मू ब्योंग और उसका दोस्त योंग के बारे में नेट पर सब कुछ सर्च कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि वो पहले एक नेशनल आर्चरी टीम का मेंबर होने के साथ साथ एक चैंपियन भी था। सबके सब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ घर पे योंग अपनी दादी से कह रहा होता है कि इसका फोन खो गया है, लेकिन फिर उसके दादी की ये बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फोन लौटा दिया है, शायद तुम्हारा खोया हुआ फोन उन्हें कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। तो यंग को उन पे शक होता है, बोलता है कि वो मेरे दोस्त नहीं है और ना ही कभी बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूवी क्लास में सबको बता देता है कि यंग एक आर्चरी चैंपियन था, लेकिन उसने वहां पर आग लगा दी थी और भीषण आग लगने की वजह से ही उसे टीम से भी निकाल दिया गया था। फिर तो यहाँ पे श्योंग और जियो फाइनली मिलकर प्लान बनाते हैं कि तावीज वो योंग के घर में छुपा देंगे और श्योंग योंग के घर में जाती है। योंग उसे अंदर आने से रोक रहा होता है, लेकिन वो जिद करके पूछते कि तुम्हारा रूम कहाँ है। योंग फिर उसे गुस्से में बोलता है कि तुम्हें रूम जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ, दादी भी बस अभी आती ही होंगी। जियो भी वही दादी के साथ ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ होता है। दादी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो जियो बोलता है कि कोई बात नहीं, आपके पास जो भी खाना अभी घर पे रखा होगा वही खा लेंगे। यहाँ पर श्योंग योंग से पानी मांगती है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, वो चोरी चुपके उसके रूम में तावीज रखने के लिए चली जाती है, लेकिन योंग उसे वापस आके पकड़ लेता है। श्योंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बोलती है मैं तो बस रूम देख रही थी, जिसके चक्कर में पानी गिर जाता है। योंग उसे साफ करने लग जाता है कि तभी जियो और दादी लौट आते हैं और उन्हें यहाँ ऐसी हालत में देख लेते हैं। ये सब कुछ देखकर योंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है श्योंग के ऊपर। शाम के टाइम पर जैसे ही सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो यहाँ जियो योंग से बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो क्योंकि तुम्हारी दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। सब कुछ सुनते ही श्योंग बोलती है कि मैं तो एक अडॉप्टेड लड़की हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी भी इतना अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाया, जिससे कि दादी मुस्कुराने लग जाती है कि श्योंग उनके खाने की तारीफ करे, वो उसे और खाना देती है। और रात को फिर जब दादी श्योंग की तारीफ कर रही होती है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, और वही श्योंग और जियो योंग के रूम में घुसकर तावीज छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें योंग के सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट रखे होते हैं और यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि यंग सचमुच कितना ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन यंग उधर पहुंच जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है कि किसी के सामान को आखिरकार ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है उन दोनों के ऊपर। श्योंग ये पूछते ही कि क्या तुम्हें आर्चरी में इंटरेस्ट था, यंग तो मना कर देता है और उसी टाइम पर श्योंग के पास कॉल आता है। मेड उसे बताती है कि यहाँ बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक शमन जो थी। जैसे ही वो वहाँ से निकल रही होती है, रास्ते में यंग की दादी उसे देखकर समझ जाती है, उसे थैंक यू फेरी लेडी बोलती है, यानी वो उसे पहचान चुकी थी कि श्योंग ही असली शमन है। फिर तो क्लास की कुछ लड़कियां योंग को लेकर काफी बातें कर रही होती कि जहाँ भी वो जाता है वहाँ पर आग लग जाती है। श्योंग भी ये सब कुछ सुन लेती है और सोचती है कि लोग योंग को बिना वजह ही दोष दे रहे हैं। वेल तो फिर लंच टाइम पर यंग अकेला बैठा हुआ होता है। जियो और श्योंग उसके पास जाकर बैठने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह योंग तो उन्हें झिड़कते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से बोला ना कि मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं करनी, इसलिए मुझसे दूर रहो। श्योंग जियो को बताती है कि आग लगने के पीछे यंग का नहीं बल्कि फायर स्पिरिट का हाथ है, जो कि हमेशा ही उसे चिपकी रहती है। तो फिर शाम के टाइम यंग देखता है कि उसकी दादी यहाँ पर किसी के लिए खाना पैक करके लेकर जा रही होती और वो उनका पीछा करने लग जाता है। देखता है कि वो एक टेम्पल में श्योंग के लिए खाना लेकर गई थी। योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि पहले तो तुम सिर्फ पैसे ही लेती थी और अब तो तुम खाना भी लेने लग गई हो। वो फिर अपनी दादी को वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ श्योंग की मेड भी कहती है कि आपको योंग की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना, उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन श्योंग बोलती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो उसकी चिंता है, क्योंकि शायद वो आग में जलकर ही मरने वाला है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे हर हाल में उसे बचाना होगा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे स्कूल में सब लोग योंग से डर रहे होते हैं और वो यहाँ पर अकेला ही कंटेनर के पास में निकल जाता है। श्योंग वहाँ फायर स्पिरिट को देख लेती है, समझ जाती है कि यंग की जान खतरे में है। फटाफट से वो सारे के सारे एम्यूलेट निकालती है, लेकिन फिर उसे ये पता लगता है कि भाई ये तो नकली है, यानी फ्लावर मास्टर ने उसे फिर से धोखा दिया है और उधर कंटेनर में आग लग जाती है। योंग भी सोचने लग जाता है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से परेशान है, तो मैं मर ही जाता हूँ। जहाँ पर तभी श्योंग आ जाती है और बिना अपना कुछ सोचे सीधा आग में घुस जाती है और वो फायर स्पिरिट से लड़ने लग जाती है। लेकिन फायर स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। लिटरली ये सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था गाइस। तो फायर स्पिरिट उस पर बहुत ज्यादा हावी होने लग जाती है, जहाँ पर तभी मौके पे जियो पहुंच जाता है और पानी से सारी की सारी आग को बुझा देता है और फाइनली ये सब लोग बच जाते हैं।
जिसके बाद ये तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल तो यहाँ सारा का सारा दोष श्योंग को दे रहे होते हैं, लेकिन श्योंग और जियो उसे डिफेंड करने लग जाते हैं। बाहर निकलते वक्त श्योंग योंग को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन योंग उसके ऊपर फिर से गुस्सा करने लग जाता है, बोलता है कि मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में फिर एक टीचर योंग से कहते हैं कि वो फिर से आर्चरी कर सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड रहा है, लेकिन योंग तो साफ साफ इनकार कर देता है। और श्योंग यहाँ टेम्पल में होती है जब दादी उसे मिलने के लिए आती हैं। साथ ही वो योंग के बारे में उसे बता रही होती हैं कि आखिरकार कैसे बचपन में वो सबके लिए खतरा माना जाता था, क्योंकि जहाँ जहाँ वो जाता था हर जगह पर ऐसे ही हमेशा आग लग जाया करती थी, जिसके चक्कर में उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन वो मेरा पोता था और मैं उसे ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सबको सुनकर श्योंग को योंग के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथी भी होती है और उसे काफी बुरा भी लगता है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ योंग भी अपने टीचर को बता रहा होता है कि दादी को बहुत ही ज्यादा पसंद था मेरा आर्चरी करना, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उन लोगों के ऊपर गुस्सा आता था जिन्हें मुझसे नफरत होती थी, और ये सब कुछ देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण से मैंने आर्चरी छोड़ दी थी क्योंकि लोग मुझसे काफी ज्यादा जेलसी करते थे। लेकिन यहाँ पर टीचर उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ आर्चरी के लिए ही बना है। वेल तो श्योंग को योंग की दादी मिलती हैं और वो बोलती हैं कि प्लीज मेरे पोते का ध्यान रखना, और जैसे ही श्योंग उनका हाथ पकड़ती ना गाइस, यहाँ पर ये पता लगता है कि वो तो मर चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही फिर योंग अपने घर पे पहुंचता है, देखता है कि दादी की तो मौत हो चुकी है। यहाँ वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि ना अब उसके पास उसके पेरेंट्स थे और अब दादी भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। श्योंग भी फिर फटाक से दौड़ते फ्यूनरल में पहुंचती है, लेकिन योंग उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे क्यों आई हो। श्योंग अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी, लेकिन जुबान से कहती है मैं सिर्फ दादी के लिए आई हूँ। और फिर चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहाँ पे बहुत सारी इविल स्पिरिट भी घूमती हुई दिखाई देती है उसे, जहाँ पर वो तभी दो लेडीज को आपस में बात करते हुए सुन लेती है कि फ्यूनरल में तो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, जबकि हमने तो 30 लोगों का खाना बनाया था। ये सब कुछ सुन के श्योंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फटाफट से अपनी मॉम को कॉल करती है, जो कि अपनी बहन के साथ में एक रिचुअल में बिजी होती हैं, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठा पाती हैं। जिसके बाद श्योंग अपने दोस्त जियो को कॉल करके बोलती है कि योंग की दादी की डेथ हो गई है, फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ श्योंग की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि रिचुअल कर रही होती है। रिचुअल के दौरान उन्हें महसूस होता है कि वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और रिचुअल में सारे के सारे बहुत सारे लोग भी शामिल थे, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी से वहां से भगा देती हैं ताकि वो स्पिरिट उन्हें परेशान ना कर पाए। फ्यूनरल में भी यहाँ पर धीरे धीरे लोग आने लग जाते हैं और योंग के अंकल भी पहुंच जाते हैं, जो कि गुस्से में योंग को ही सारी चीजों का जिम्मेवार ठहराते हुए बोलते हैं कि जहाँ भी तू जाता है ना वहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता है, और अब तो तू अपनी दादी को भी खा गया। सारी की सारी बातें सुन के श्योंग को तो इतना गुस्सा आता है कि वो तो उनके सामने ही आके खड़ी हो जाती है, लेकिन योंग अंकल उन्हें धक्का मारते हुए बोलते हैं कि आखिरकार एक शमन का फ्यूनरल में क्या काम। जहाँ पर तभी जियो भी बहुत ज्यादा है और वहीं दूसरी ओर श्योंग की मॉम उस पावरफुल स्पिरिट से जूझ रही होती है, लेकिन तभी वो स्पिरिट सीधे उन पर अटैक कर देती है। श्योंग की मॉम बाहर आकर कमरे को लॉक कर देती है, उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। बाकी के लोगों को भी वो कह देती है कि उन्हें स्पिरिट के लिए किसी और शमन को बुलाने की जरूरत नहीं है, और अगर वो खुद चाहेगी तो यहाँ से वो चुपचाप निकल जाएगी। और साथ ही वो उस लेडी के पैसे भी लौटाते हुए बोलती है कि जब तक ये स्पिरिट नहीं निकल जाती मैं ये पैसे नहीं ले सकती। और वापस लौटते हुए श्योंग की मॉम को एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, और दोस्तों उसी वक्त सड़क पर एक लड़की नजर आती है जिसके कान में वही सेम चीज थी। जैसे ही वहाँ से एक बच्चा साइकिल से गुजरता ना, लेडी उसे देखकर स्माइल करती है और अचानक से एक गाड़ी बच्चे को हिट करके निकल जाती है, और वहाँ पर हम एक खतरनाक स्पिरिट को भी देखते हैं। बेचारा बच्चा मर जाता है और वो लेडी वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाती है। बोल तो ये मिस्टीरियस लेडी आखिर है कौन, ये तो हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, वरना आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। फिर तो अभी यंग जियो से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे कैसे मालूम चला कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। जियो बोलता है कि श्योंग ने उसे बताया था, और योंग के बोलते हैं लेकिन श्योंग तो यहाँ पर आई ही नहीं। तो जियो बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो शायद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है, इससे उसे पता लग गया होगा। यंग घर चला जाता है, जहाँ पर फिर उसे कोई मैसेज करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी ग्रैंडमा मर गई, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई भेजने वाला कौन था ये तो हमें पता ही नहीं चलता। श्योंग भी अब फ्लावर मास्टर से झगड़ रही होती है कि उसके दिए हुए सारे के सारे एम्यूलेट फेक थे। तो फ्लावर मास्टर उससे बोलता है कि उसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, और जिसके बाद वो उसे 50 पावरफुल एम्यूलेट बनाकर देगा। उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फोन ही काट दे दिया।
वेल तो वही दूसरी तरफ शॉन्ग की माँ अपनी बहन से डिस्कस कर रही होती हैं कि पिछले घर में जो कुछ भी हुआ ना वो एक ह्यूमर लेडी की आत्मा का काम था और वो लेडी अपने स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती है और इसीलिए वो शॉन्ग की मॉम को वहाँ पर बुलाकर टेस्ट कर रही थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। जहाँ पर तभी शॉन्ग पहुंच जाती है, अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि वो लोग आखिर क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। साथ ही यहाँ पर वो अपनी आंटी को भी बताने लग जाती है कि यंग जो कुछ भी झेल रहा है ना उसमें तो उसका कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक स्पिरिट कर रही है जो कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और 21 दिन तक हर हाल में वो यंग को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वेल तो ये सब कुछ सुनते ही आंटी भी समझ आती है कि उनकी छोटी सी शॉन्ग को प्यार हो गया है और इसलिए आंटी फिर उसे एक बुक देते हुए कहती है कि अगर यंग को बचाना चाहती हो तो इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेना। लेकिन वही बुक किसी और ही लैंग्वेज में होती है। शॉन्ग बोलती है कि ऐसे तो पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र ही निकल जाएगी। जैसे ही फिर नेक्स्ट डे वो यंग के घर जाती है तो बोलते है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, लेकिन दोस्तों असली वजह तो ये होती है कि उसे वहाँ पर एक घोस्ट नजर आता है जो कि सिर्फ तभी आता है जब कोई इंसान सुसाइड करने वाला होता है। शॉन्ग भी समझ आती है कि यंग बहुत ज्यादा डिप्रेस है और इसलिए वो कुछ तो गलत करना चाहता है, यानी कि सुसाइड करना चाहता है। वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। साथ ही इसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यही चाहती थी। वो उसे बहुत ज्यादा समझाती है और फिर उसके बाद वहाँ पे जियो आ जाता है शॉन्ग के जाने के बाद, जो कि फिर यंग को आर्चरी ग्राउंड की चाबी भी पकड़ा देता है। और वहीं दूसरी तरफ शॉन्ग की मॉम एक म्यूजियम में जाती है जहाँ पर वो यूमो हावा नाम की एक लेडी के बारे में पूछताछ कर रही होती है जो कि काफी ज्यादा फेमस थी। लेकिन उनके जाने के बाद ये मालूम चलता है कि यूमो हावा तो वहीं छुप कर उनकी सारी बातें सुन रही थी। शॉन्ग भी अपनी मॉम को आकर बता देती है कि उसने यंग के पास सुसाइड घोस्ट देखा है। उसकी मॉम उससे बोलती है कि सुसाइड घोस्ट तो सिर्फ दोपहर में ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग दोपहर के टाइम पर ही सुसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर हम शॉन्ग को अपनी बॉडी पर बहुत सारे ह्यूमन एम्यूलेट बनाते हुए देखते हैं जो कि उसकी मॉम ने उसे बनाने के लिए बोले थे, जिससे कि वो यंग को टच करके उसकी रक्षा कर सके। जिसके बाद वो सब कुछ वैसा ही करती है और कॉलेज जाते वक्त भी वैन में शॉन्ग जानबूझकर यंग के पास बैठने की कोशिश करती है, लेकिन यंग को काफी अजीब लग रहा होता है। वो जाके सीधा जियो के पास में बैठ जाता है, फिर भी वो उसे टच करने की कोशिश करती है और उसे देखते ही जिससे कि वो घोस्ट सच में यंग से दूर हो जाता है। वेल तो वहीं कॉलेज में मूबियन और बाकी के लोग भी कॉलेज में सबको बता देते हैं कि आग लगने के पीछे यंग का तो कभी कोई कसूर ही नहीं था, जिससे कि सब के सब लोग यंग के सामने शर्मिंदा होते हैं, उसे सॉरी भी बोलते हैं। वेल तो वहीं दूसरी तरफ शॉन्ग भी हर वक्त यंग को टच करने का बहाना ढूंढ रही होती है, जैसे कि चीजें गिराना, उसके पास आना और उसे हमेशा छूने की कोशिश करना। यंग को तो सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता है, जिसे जियो भी नोटिस करता है। उसे थोड़ी सी जेलसी भी हो रही होती है वैसे तो, क्योंकि वो शॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड जो है। फाइनली फिर शॉन्ग यहाँ पर उसे सच बता देती है कि वो तो सिर्फ यंग को प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसके लिए उसे जियो की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही यंग फिर म्यूजियम जा रहा होता है ना तो शॉन्ग उसका पीछा करने लग जाती है। म्यूजियम में उसकी ग्रैंड माँ की तस्वीरें रखी होती हैं, जिन्हें देखकर दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। शॉन्ग यंग से कहती है कि सिर्फ फूल चढ़ाना काफी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें वो सारे काम करने चाहिए जो तुम्हारी ग्रैंड माँ को पसंद थे, जैसे कि आर्चरी। वेल तो फिर यंग को याद आता है कि जब उसने आर्चरी में अवार्ड जीता था उसकी ग्रैंड माँ कितनी ज्यादा खुश थी और इसलिए फाइनली वो फैसला करता है कि वो दोबारा से आर्चरी शुरू करेगा। सब कुछ जानकर यंग भी काफी खुश हो जाती है और यंग फिर से ग्राउंड में प्रैक्टिस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये चारों बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन्ग को एक बेबी घोस्ट नजर आता है और उसे देखकर उसे अपनी मॉम की कही बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर मॉम ने बताया था कि तुम्हें हर हाल में 3 तरह के घोस्ट को अवॉइड करना, यानी इनसे बचना पड़ेगा, जिसमें एक है स्माइलिंग घोस्ट, एक है डांसिंग घोस्ट और तीसरा सबसे खतरनाक है चाइल्ड घोस्ट। चाइल्ड घोस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर। पर तो फिर शॉन्ग फ्लावर मास्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसने कॉलेज में आज बेबी घोस्ट को देखा है। फ्लावर मास्टर फिर उसे एक एम्यूलेट बनाना सिखाते हैं और उसे क्लास की डेस्क पर लगाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो लगा रही होती है ना तो अचानक से यहाँ यंग पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बोलकर उसे छत पर ले जाता है। तुम बहुत अजीब सी हरकतें कर रही हो, काफी अजीब बिहेव कर रही हो, हर वक्त मुझे फॉलो करती हो, आखिर माजरा क्या है? शॉन्ग ही बोलते हैं कि अरे नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तो सिर्फ एक
कोइंसिडेंट है और इसे तुम बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस मत समझ लेना। योंग को लग रहा होता है कि शॉन्ग ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसके ऊपर तरस आता है, लेकिन फिर शॉन्ग उसे समझाते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और दोस्त उनकी ये सारी बातें खड़ा हुआ वो घोस्ट भी सुन रहा होता है। जैसे ही योंग यहाँ उसे देख के मुस्कुराता है, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और घोस्ट वहाँ से निकल जाता है। हाई फाई करने लग जाती है, लेकिन यंग उसका हाथ पकड़ लेता है। बोल तो फिर सीन शिफ्ट होता है। शॉन्ग यहाँ पर अपने शमन वाला काम कर रही होती है, लेकिन भाई उसके पास जो भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर पहुंचे हुए होते हैं ना, शंग तो उनकी बातों को सीधा इग्नोर मारकर सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़े तो उसका क्या मतलब होता है, क्या वो उससे प्यार करता है। और ये सब कुछ देखकर भाई उसकी मॉम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं कर रही थी शमन वाला। वेल तो वहीं दूसरी तरफ योंग को दिखाया जाता है जो कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन भाई उसका ध्यान भी कहीं और था और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो भी सेम उसी पल को याद कर रहा होता है जब उसने शॉन्ग का हाथ पकड़ा था। सीन शिफ्ट होता है और हम यो हवा को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में योंग की दादी की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही होती है और काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दी है गाइस। कल तो यही बीच में शॉन्ग और उसकी मॉम हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाती है। शॉन्ग अपनी मॉम की तारीफ करती है कि आप तो कितनी ज्यादा पावरफुल और एक अच्छी शमन हो, लेकिन उसकी माँ खुद को उतना पावरफुल नहीं मानती थी। वो बोलती है कि अगर सच में ऐसा होता ना तो अब तक मैं उस औरत को पकड़ चुकी होती। वेल तो वहीं पर इसी दौरान कुछ लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए लड़के भी उस हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जो कि शॉन्ग की मॉम ने सील करके रखा था, लेकिन शॉन्ग की मॉम उन्हें रोक देती है, जिससे कि फिर वो दोनों लड़के उनका ही मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि देखिए हमारे साथ यहाँ पे शमन भी मौजूद है। शॉन्ग वहाँ पर आती है, अपनी तलवार निकालकर उन्हें डराने लग जाती है और जैसे तैसे करके उन्हें भगा देती है। लेकिन जैसे ही शॉन्ग और उसकी मॉम वहाँ से वापस जाते हैं ना, तो वो लड़के वापस से आके दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ की इविल स्पिरिट एक लड़के को पसेस कर लेती है, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और वो अपने साथी को जान से मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शॉन्ग जब एक बुक पढ़ रही होती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर कोई ऐसी चीज जिसमें कि आंख और नाक बनी हो उसे एम्यूलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो शॉन्ग सोचती है कि उसके पास ऐसी क्या चीज है और उसी टाइम पर उसे एक लिप बाम दिखाई देता है जिस पर फेस बना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से वो उसे एम्यूलेट बना लेती है, योंग को देती है, बोलती कि तुम्हारे होठ बहुत ज्यादा सूख गए हैं और इसलिए इसे अपने पास रखना। योंग यहाँ पर मुस्कुराता है और उस बाम को रख लेता है। फिर तो स्कूल की वैन में वो बैठते हैं। जियो नोटिस करता है कि शॉन्ग का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया है। योंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार शॉन्ग इतनी ज्यादा शर्मीली क्यों लग रही है। दोनों ही मुस्कुराने लग जाते हैं और ये सब कुछ देखकर जियो को थोड़ी जलन फील हो रही होती है दोस्तों। वेल तो फिर कॉलेज पहुंचते ही शॉन्ग को वही बच्चा दिखाई देता है जो कि किसी लड़की की टांग से चिपका हुआ था। वो देखती है कि बच्चा भी सो रहा है, यानी कि वो भी हार्मलेस है और अभी वो किसी को हार्म नहीं करेगा। वो योंग को फटाफट से कॉलर से पकड़ लेती है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही अपने सेंस में आती है ना, फिर उसे माफी मांगती है और जियो को सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता है। उससे बोलता है कि आखिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। बोलती है कि आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना, इसलिए सब कुछ अजीब ही हो रहा है। वेल तो लंच के वक्त शॉन्ग योंग के पास बैठती है, जिससे कि जियो तो चिढ़ जाता है। वो शॉन्ग को टोकता है कि मेरी दोस्त हो ना तुम, इसलिए मेरे पास आकर बैठो। वेल तो फिर इसी बीच शॉन्ग को एक क्यूट से स्पिरिट डॉग पे दिखाई देता है और वो उससे फ्लाइंग किस भी देती है, जिससे कि योंग को लगता है कि शॉन्ग उस लड़के को देख रही है, जिससे कि उसे जलन महसूस होती है। जियो शॉन्ग से पूछते हुए कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव तो योंग है, उसके बाद भी तुम उस लड़के को क्यूट क्यों कह रही थी और उसे फ्लाइंग किस क्यों दे रही थी। तो शॉन्ग बताती है मैंने वहाँ पर एक क्यूट सी डॉग की स्पिरिट को देखा था जो कि बहुत ज्यादा प्यारी है। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई डॉग है, और अगर हाँ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास भी क्यूट सा डॉग है और उसका नाम है बोबो। सो बैक टू द स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ गांव में अफवाह फैल जाती है कि हॉन्टेड हाउस में कुछ लड़कों के साथ बहुत बुरा हुआ है। गांव वाले शॉन्ग की मॉम से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वो जानते हैं कि स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए वो तैयार भी हो जाती है। फटाक से शॉन्ग को कॉल करती है, हेल्प मांगती है। शॉन्ग कहती है कि मुझे जाना होगा और योंग और जियो यहाँ पर उसे ऑफर करते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन शॉन्ग यहाँ खुद जाने का फैसला करती है। तो फिर रिचुअल स्टार्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ योंग यहाँ पर यू हवा से टकरा जाता है। वो उसे एक बैग दिखाती है जिसमें उसकी दादी की फोटो और एक चार्म बना हुआ होता है। साथ ही उसे बोलते कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा चिंता करते थे तुम्हारी और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ।
रात के टाइम शॉन्ग जब रिचुअल में होती है, लेकिन उसका मन तो योंग में ही अटका हुआ होता है। वो सोच रही होती है कि अगर उसे पता लग गया कि मैं एक शमन हूँ तो क्या वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा। योंग भी यहाँ पर उसी रास्ते से आ रहा होता है। शॉन्ग कहती है कि मैं इसी लड़के को बचाना चाहती हूँ, जहाँ पर योंग फिर पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप अपना मास्क हटा सकती हैं, मेरी फ्रेंड को लोग शमन समझ रहे हैं। शॉन्ग मास्क हटाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और योंग को डांट देती है कि यहाँ तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर बाद में शॉन्ग काफी उदास हो जाती है, जिससे कि उसकी माँ से खुश करने के लिए उसे एक क्यूट सी ड्रेस दिलवा देती है। शॉन्ग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर योंग से मिलने के लिए जाती है। जब लाइट चली जाती है तो दोनों यहाँ पर बेंच पर बैठ जाते हैं। फ्लैशबैक में फिर योंग की एक पेनफुल चाइल्डहुड को दिखाया जाता है, जब उसकी मॉम उसके ऊपर सॉल्ट फेंक रही होती है, लेकिन उसकी दादी उसके पास में ही खड़ी हुई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर शॉन्ग योंग को फिर से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों ना हम साइकिल पर स्कूल चलते हैं। दोनों फिर दीवार फांद कर क्लास में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर योंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये सब उसने फर्स्ट टाइम किया था। योंग फिर अपने आर्चरी टीचर से कहता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और वहीं दूसरी तरफ शॉन्ग हॉन्टेड हाउस जा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम कुछ रिचुअल्स करवाना चाहती थी, लेकिन मॉम वहाँ पर नहीं होती है और इसलिए शॉन्ग हवा से मिलती है, जो कि पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी। शॉन्ग को अंदर बुलाने से पहले ये हवा से बोलते हैं कि तुम्हें एक डांस परफॉर्म करना होगा, जिससे कि तुम पूरी तरह से इस रिचुअल के लिए रेडी हो सको। योंग के टीचर भी यहाँ उसे एक टास्क देते हैं कि उसे हर हाल में 1 घंटे में हॉन्टेड हाउस से लौटकर वापस आना होगा, और वो भी वहाँ की तरफ निकल जाता है। शॉन्ग और योंग यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। शॉन्ग ने मास्क भी नहीं पहना हुआ होता है कि तभी योंग वहाँ पहुँच जाता है, और ये देखकर उसका दिल तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो सपना देखा था वो तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, और उसे समझ में आ जाता है कि शॉन्ग असल में एक शमन है। योन हवा को उसके साथ में देखकर और भी ज्यादा उसे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि योन हवा ने उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया था और शॉन्ग उसके साथ में है। ये सब कुछ सोचकर वो काफी हर्ट होता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शॉन्ग ने भी उसे देख लिया था, और वहीं जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे उसकी पुराना क्लासमेट मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था। वो उसे टकरा जाता है, जो कि उसे बहुत मारता है, लेकिन योंग यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोलता है कि क्या मैं सच में इतना ज्यादा बुरा हूँ कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता? क्या मैं सिर्फ नफरत के ही काबिल हूँ, जो अपने बचपन और फैमिली को भी याद कर रहा होता है, खासकर अपनी मॉम को, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि येनो हवा ही है, और उसने कभी भी उसे अपनाया नहीं था। तो फिर इसी बीच योंग, जो कि योंग का पीछा कर रही होती है, वो देखती है कि कुछ स्पिरिट योंग को घेर रही है। वो फटाक से वहाँ पहुँचती है और उसे प्रोटेक्ट करती है, साथ ही योंग से माफी भी मांगती है। उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। लेकिन योंग को लग रहा होता है कि शॉन्ग ने उसे सिर्फ यूज किया है और वो तो उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। योंग को अपने पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें उसकी मॉम यानी कि येनो हवा खुद एक शमन थी, लेकिन भाई उन्होंने योंग को हमेशा खुद से दूर रखा था, और यही एक मेन रीजन था जो योंग को शमन से नफरत हो गई थी, और इसलिए शायद उसे अब शॉन्ग पर भी गुस्सा आ रहा था। तो सीन शिफ्ट होता है और अब दिखाया जाता है शॉन्ग की माँ अपनी बहन के साथ में हॉन्टेड हाउस के बाहर रिचुअल कर रही होती, ताकि पूरी आत्मा को बाहर आने से रोक सके। यहाँ तक कि वो तो दरवाजे को भी एमुलेट से सील कर देती है। घर लौटने के बाद शॉन्ग की मॉम उसे दुखी हालत में पाती है। शॉन्ग बताती है कि यंग को उसकी सारी सच्चाई पता लग गई है और अब वो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी था। तो दूसरी तरफ यंग घर पर बैठा हुआ शॉन्ग की बातों को याद कर रहा होता है, और उसे याद आता है कि जब शॉन्ग ने उसे कहा था कि बस सिर्फ 5 दिन और मुझे अपने साथ रहने दो और फिर मैं हमेशा के लिए ही चली जाऊंगी। वो इतना सैड होता है कि सारी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लावर मास्टर भी शॉन्ग की माम को बता देते हैं कि हॉन्टेड हाउस की आत्मा को एक पावरफुल शमन कंट्रोल कर रही है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि येनो हवा थी, और वो लोगों को कंट्रोल करके उन्हें मार डालती है। शॉन्ग फिर बोलती है कि उसने हाल ही में येनो हवा को वहाँ पर देखा था। नेक्स्ट डे फिर शॉन्ग कॉलेज में यंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यंग उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है, और उनकी अजीब बिहेवियर को देख के जियो पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना? यंग कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। लंच के टाइम पर जो उनके टीम में एक लड़की होती है, वो कहती है कि जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आप लोग आपस में बात कर ही सकते हो, क्योंकि भाई ये चारों एक ही ग्रुप में थे और इन्हें एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दिया गया था। तो उसके बाद शॉन्ग ये सब कुछ बताती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करती हूँ, मैं बल्कि एक शमन हूँ, और योंग से दोस्ती मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो योंग पूछता है कि लेकिन तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती थी? शॉन्ग उसे लव कन्फेस करने वाली होती है, लेकिन तभी जियो बीच में आकर फ्रेंडशिप के लिए कोई रीजन जरूरी नहीं होता ऐसा बोलता है, और यंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
क्योंकि उसका दिल तो अभी बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ जो था। शोंग फिर बोलती है कि बस अब सिर्फ 5 दिन और हैं और मुझे हर हाल में यंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा। सबके सब क्लास से घर लौट रहे होते हैं कि तभी शोंग देखती है कि वही बच्चा अभी भी उस लड़की की टांग से चिपका हुआ है और 2 लेडीज आपस में झगड़ रही होती हैं, जिससे कि वो बच्चा तो बेचारा डिस्टर्ब होकर रोने लग जाता है। शोंग फाइट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन बच्चा उठकर रो रहा होता है और क्लास में भी वो बच्चा लगातार रो ही जा रहा था, जिससे कि शोंग उसे शांत कराने की कोशिश करती है। यंग वहाँ पर आता है, उसका हाथ पकड़ती है लेकिन तभी क्लास टूट जाता है और यंग के हाथों में गहरी चोट लग जाती है। यंग सोच रहा होता है कि ये सब कुछ शोंग की वजह से ही हो रहा है और इसलिए वो उसे दूर रहने के लिए बोल देता है। कल तो वही शोंग उस लड़की के साथ में उसके घर जाती है जहाँ पर उसे डॉल्स का बड़ा सा कलेक्शन दिखाई देता है, जिससे कि वो समझ आती है कि बच्चे का कनेक्शन एक डॉल से है और शोंग डॉल खरीदना चाहती है, लेकिन वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। और उधर योंग घर जाकर सब सोच रहा होता है कि आखिर शोंग मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। कल तो गुस्से में वो लिप बाम को कचरे में ही फेंक देता है। बच्चे की आत्मा भी यहाँ पर बहुत रो रही होती है और इस लड़की को डरावने सपने आने लग जाते हैं, जिससे कि फिर नेक्स्ट डे वो बच्चा भी रोने लग जाता है और लड़की को सर दर्द हो रहा होता है बहुत ही तेज वाला। शोंग फिर से डॉल मांगती है लेकिन वो लड़की उसे फिर से मना कर देती है। कल तो फिर लाइब्रेरी में जब बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है तो पूरा शेल्फ हिलने लग जाता है। योंग तो यहाँ पर शोंग को बचाने के लिए खुद को ही खतरे में डाल देता है। शेल्फ गिरता है, शोंग तो बच जाती है लेकिन बेचारा योंग घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वेल तो फिर उसके टीचर भी यहाँ पे उसे काफी मोटिवेट कर रहे होते हैं और वहीं शोंग भी जियो को यहाँ पर एम्यूलेट देकर कहती है कि ये यंग को दे देना और फिर वो टेम्पल जाते हैं जहाँ पर फ्लावर मास्टर ने एक बहुत ही नया और पावरफुल एम्यूलेट बनाया हुआ होता है कि तभी एक लेडी वहाँ पर आती है जो कि पूरी तरह से पागल लग रही होती है। वो एक डॉल को अपना बच्चा मानती है जो कि अब खो गया है और शोंग को याद आता है कि जिस डॉल के साथ वो बच्चा अटैच था ना वो तो शायद इसी लेडी की हो सकती है और बातों ही बातों से कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा और डॉल किसी और का नहीं बल्कि इसी लेडी का था। वेल तो फिर शोंग फिर से उस लड़की के पास जाकर डॉल मांगती है और साथ ही से बताने लग जाते कि तुम्हारे घर पर एक बेबी की आत्मा है जो कि तुम्हें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कि फाइनली वो लड़की मान जाती है और उसे डॉल भी दे देती है। और वेल तो वहीं दूसरी तरफ जब यंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है, बोल रहा होता है कि जो भी इंसान मेरी लाइफ में आता है हमेशा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, इसका साफ मतलब ये है कि सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। वेल तो वो बहुत ज्यादा सैड होता है। जियो भी फाइनली ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और शोंग से वादा करता है कि अब वो भी यंग को बचाने में उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद ही शोंग जियो को टेम्पल लेकर जाती है और उसके ऊपर भी वो वैसे ही एम्यूलेट बना देती है, क्योंकि अब यंग उससे दूर था इसलिए जियो अपने फेवरेट टॉय को एम्यूलेट में बदलने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो टॉय यंग को भी पकड़ा देता है। शोंग अब डॉल को वापस से असली माँ को देने के लिए निकल जाती है और वहीं योंग भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो लेडी रो रही है उसके पास वो खड़ा हो जाता है और तब तक वहाँ से नहीं जाता जब तक वो चुप नहीं हो जाती, ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। ये सब कुछ देखकर शोंग को वो बात याद आ जाती है जब उसने जियो से बोला था कि मेरा क्रश और मेरा प्यार वही होगा जो कि रोते हुए किसी को देखकर तब तक वहाँ पर खड़ा हो जाएगा जब तक कि वो चुप नहीं हो जाता। वेल तो फिर लास्ट में शोंग उस पागल लेडी को डॉल लौटा देती है। बच्चा भी ये देखकर खुश हो जाता है, यानी कि उसकी आत्मा, वो भी स्माइल करता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाते हैं शोंग को अपना लिप बाम दिखाई देता है जो कि कचरे की ढेर में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो फुट फुट कर रोने लग जाती है और बारिश के बीच वहीं बैठकर जोरों से रो रही होती है। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मुझे एक छोटा सा करेक्शन करना है। एक्चुअली इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने गलती से योनोहवा को योंग की मॉम बोल दिया था, लेकिन दोस्तों वो उसकी मॉम नहीं है बल्कि वो एक ऐसी शमन है जो कि अपनी मॉम की अडॉप्टेड चाइल्ड थी, यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। शोंग की मॉम ने ही उसे अडॉप्ट किया था और उसके बाद जब उसका बेबी हुआ तो वो बेचारा मर गया था और इस गम में वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। इस गम को वो भुला ही नहीं पाई थी और इसलिए उसने अपने बेबी को दोबारा से जिंदा करने के लिए कुछ डार्क रिचुअल्स किए और इविल स्पिरिट को अपना बेबी देते हुए उसे दोबारा जिंदा करने के लिए बोला और उसके बदले में वो लोगों की बलि देने के लिए भी तैयार थी। और यहाँ तक कि वो डार्क रिचुअल्स ही परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पर मॉम वहाँ पे पहुंच गई और उन्होंने उसे रोक लिया। जिसके बाद से ही योनोहवा अब शैतान की पूजा करने लगी, यानी शैतान को पूजने लगी और वो गुड शमन से बैड शमन बन गई। लोगों की बलि देने में उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है, बल्कि उसे तो खुशी मिलती है।
सो अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। शॉन्ग जब कचरे के पास बैठकर रो रही होती है, अचानक से यंग वहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि भाई उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने लिप बाम फेंक कर सही नहीं किया। और शॉन्ग को रोता हुआ देखकर उसे काफी बुरा लगता है। उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर शॉन्ग फाइनली नोटिस करती है कि ग्रैंड माँ के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एमुलेट है जो कि उन्हें हेल लेकर जा सकता है। साथ ही वो समझाती है कि ये एमुलेट को हटाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसके इफेक्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसका तोड़ सिर्फ कुछ स्पेशल रिचुअल्स हैं, जैसे कि पुरानी पिक्चर्स को जलाना। शॉन्ग यही पूछते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया होगा, तो योंग बताता है कि ये सब कुछ येनो हवा ने किया है जिसके साथ तुम उस दिन डांस कर रही थी। और यहाँ बेचारी शॉन्ग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। साथ ही उसे कहती है कि प्लीज मेरा यकीन करो, मैं उस दिन उसे पहली बार ही मिली थी और हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। वन तो योंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैंने जिन जिन से प्यार किया सब के सब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उससे तो यही लग रहा था कि शॉन्ग ने भी उसका ट्रस्ट तोड़ा है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में शॉन्ग म्यूजियम में जाकर योंग की ग्रैंड माँ की पिक्चर के पीछे एक और एम्यूलेट को ढूंढ लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पे जैसे ही योंग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है तो उसके फादर उसे ये बोलकर उसे दूर जाने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक श्राप है और इसलिए तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। और ये सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि भाई वो तो अपने फादर को अपनी ग्रैंड माँ की मौत के बारे में बताने के लिए गया था। शॉन्ग की मॉम और फ्लावर मास्टर शॉन्ग की बचपन की फोटोज देख रहे होते हैं जहाँ पे तभी शॉन्ग आकर बोलती है कि एमुलेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा जो कि येनो हवा ने बनाया है। सबके सब उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। जिसके बाद फिर योंग येनो हवा के पास जाकर उनसे पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसने ग्रैंड माँ को एक हेल में जाने का कर्ज क्यों दिया। तो येनो हवा यहाँ योंग पर एमुलेट लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर एक टॉय की वजह से जो कि उसे जियो ने दिया था, जो कि एक रोबोट टॉय था, उसकी वजह से वो फेल हो जाती है। और वहीं फ्लावर मास्टर और शॉन्ग की मॉम भी एमुलेट का इफेक्ट हटा देते हैं, लेकिन शॉन्ग बहुत ज्यादा थक जाती हैं, काफी वीक हो जाती है, इसलिए वो रेस्ट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही येनो हवा को ये मालूम चलता है ना कि ऐसा कुछ तो है जो कि योंग को उससे बचा रहा है, वो फटाक से उसके घर जाती है और वहाँ पे उसे रोबोट मिल जाता है, उसे तोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी शॉन्ग आकर उसे रोबोट छीन लेती है। यहाँ पे दोनों की आपस में बहस हो जाती है और शॉन्ग के ये बोलते ही कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किस मकसद से आई थी। तो येनो हवा तो काफी शॉक हो जाती है। शॉन्ग को वो बेबी शमन सोचकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो शॉन्ग की पावर्स देखती है ना, जो कि एकदम फेरी वाली थी, खुद ही वो बहुत ज्यादा डर कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। शॉन्ग भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे दोबारा से वार्न करती है, लेकिन भाई उसी टाइम पर फ्लावर मास्टर और मॉम ने उस रिचुअल के जरिए उस ऐश को वहाँ से निकाल दिया होता है। फ्लावर मास्टर वार्न भी करता है कि उन्हें बिना ग्लव्स के उस ऐश को नहीं छूना चाहिए था, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वेल तो वहीं दूसरी तरफ योंग भी अपनी ग्रैंड माँ की पिक्चर को ना चाहते हुए भी चला देता है ताकि उनके ऊपर से वो कर्ज हट जाए। और यहाँ पे वो इविल स्पिरिट आकर सीधा येनो हवा के अंदर घुस जाती है और उसके कान से खून निकलने लग जाता है। सब कुछ देखते शॉन्ग बोलती है कि उसे इविल स्पिरिट के नहीं बल्कि भगवान की पूजा करनी चाहिए थी। और येनो हवा यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो गई थी और जैसे तैसे करके फाइनली वो वहाँ से चली जाती है। शॉन्ग भी फटाक से जियो को कॉल करके बता रही होती है कि अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और जियो को योंग के साथ में रहकर उसे बार बार हर हाल में टच करते हुए उसे सेफ रखना पड़ेगा ताकि मिशन उनका कंप्लीट हो जाए। वेल तो फिर नेक्स्ट डे योंग कॉलेज में होता है और जियो उसके साथ में ही होता है। शॉन्ग ने उसे बोला होता है कि जब भी उसे घोस्ट दिखाई देंगे तो वो फटाक से क्लैप कर देगी और उसी टाइम पे उसे योंग को छूना है। जब वो लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फेसलेस घोस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही शॉन्ग तो काफी घबराते हुए जोर जोर से क्लैप करने लग जाती हैं और यहाँ पर जियो लिटरली योंग को गले से ही लगा लेता है। सब लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और योंग को भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और नेक्स्ट सीन में फिर शॉन्ग, फ्लावर मास्टर और मॉम हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि येनो हवा ने सारे के सारे एम्यूलेट्स हटा दिए होते हैं और बहुत सारे फेसलेस घोस्ट उन पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जैसे तैसे करके ये तीनों मिलकर उन सारे फेसलेस घोस्ट से फाइट करते हैं। लिटरली गाइस ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार थी। वेल तो यहाँ पर जियो बार बार यंग को टच कर रहा होता है जिससे कि यंग को समझ में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि शॉन्ग ने ही तुम्हें ऐसा करने के लिए बोला है और वो भी उसे सारा सच बता देता है। और वहीं पर शॉन्ग बोलने लग जाती है कि उसे एक डॉल का सर चाहिए। जैसे ही उसे वो मिल जाता है ना तो उसे जलाने के बदले वो उसके ऊपर अपना ब्लड लगा देती है और उसे पूरी तरह एक्टिवेट कर देती है।
सब कुछ सुनने के बाद योंग यहाँ पर फाइनली शॉन्ग के पास्ट के बारे में थोड़ा जानकारी निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि शॉन्ग तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड थी, जो कि बेबी शमन बनकर लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प भी करती थी। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे कि उसका दिल टूट गया। उसके बाद उसकी मॉम ने, जो कि इस टाइम पे उसकी मॉम है, उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर शॉन्ग क्लास में एक डॉग घोस्ट को देखती है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। शॉन्ग से हेल्प लेने के लिए डॉग घोस्ट वहाँ पर आया हुआ था। जब कोई उसके ओनर को मार रहा था, वो फटाक से हॉन्टेड हाउस में घुस जाता है और वहाँ एक उसे रिंग मिलती है, जिसको पहनते ही वो पजेस्ड हो जाता है और खुद को मारने लगता है। शॉन्ग को मालूम होता है कि हॉन्टेड हाउस काफी ज्यादा डेंजरस है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उस क्यूट से डॉग के घोस्ट के बार बार रिक्वेस्ट करने पे फाइनली वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर देखते ही देखते योंग भी उसकी सेफ्टी के लिए अंदर पहुंच जाता है, जिसका बिहेवियर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। फाइनली गाइस यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जियो और योंग जैसे ही हॉन्टेड हाउस के अंदर जा रहे थे, तो उस टाइम पर योंग का पैर उसी ब्लैक मैजिक वाली गुड़िया पर पड़ गया था, जिससे कि फिर उस इविल स्पिरिट ने उसे ही पजेस कर लिया था। और जैसे ही वो हॉन्टेड हाउस के अंदर गया ना, तो गेट बंद हो गया और जियो बेचारा बाहर ही रह गया था। वेल, तो बुली को बचाते वक्त शॉन्ग को यहाँ पर एक फोटो भी मिलती है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि इविल स्पिरिट का सैक्रिफाइस बन चुका है हमारा योंग, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि येनोहवा ने ही बुलाया था। स्पिरिट ने योंग का कंट्रोल पूरी तरह से ले लिया था और बोला कि तभी मैं योंग की बॉडी को छोड़ूंगा जब तुम मुझे मार दोगी। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि इविल स्पिरिट ने उस दिन शॉन्ग को डांस करते हुए देखा था और वो तो उस पर लट्टू हो गया, यानी कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। लेकिन वो इविल स्पिरिट अभी भी योंग के ऊपर काफी ज्यादा हावी था और उसने उसे चैलेंज भी दिया कि अगर वो स्पिरिट को योनहवा से पहले ढूंढ लेगी तो फिर वो उसकी एक विश को पूरी कर देगा। और ये बोलते ही वो इविल स्पिरिट स्कूल की तरफ वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे बुली मिलते, जिन्हें की वो काफी ज्यादा मारता है। जियो ने योंग की बदले हुए बिहेवियर को नोटिस कर लिया था और उसने फाइट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन स्पिरिट एक गन शॉट साउंड से बहुत ही ज्यादा दर्द में आके फाइनली गायब हो जाता है, जिसका साफ मतलब यही था कि उस इविल स्पिरिट का भी एक डार्क पास्ट है, जो कि दोस्तों में आगे स्टोरी में पता लग जाए। फिर तो अब योंग वापस से अपनी बॉडी में जाता है। सब कुछ आने के बाद शॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फाइनली वो योंग के सामने अपना लव कन्फेशन भी करने लग जाती है। देखते ही देखते स्पिरिट फिर से उसकी बॉडी में आ जाता है, जिससे कि फिर शॉन्ग को भी समझ में आ जाता है कि जब जब वो योंग का हाथ पकड़ती है तो वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो एमुलेट का असर था वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। जैसे ही शॉन्ग फिर योंग को अपनी फैमिली यानी मॉम और फ्लावर मास्टर वगैरह लोगों के पास में लेकर जाती हैं, ताकि वो उसके ऊपर से उस सिविल स्पिरिट को हटा सके। पहले तो उसके बाद सब के सब मिलकर एक एक्सॉर्सिज्म को ट्राई करते हैं, लेकिन भाई वो स्पिरिट फिर से वहाँ से भाग जाता है और योंग की बॉडी में वो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। यहाँ तक कि वो मॉम को बहुत ज्यादा भला बुरा कहते हैं, उन्हें काफी गालियाँ भी देने लग जाती हैं। फिर फाइनली यहाँ शॉन्ग उसका हाथ पकड़ती है, जिससे योंग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। इविल स्पिरिट ने जो कुछ भी कहा था उन सबकी माफी भी मांगता है, लेकिन इसमें तो कोई उसकी गलती ही नहीं थी। सबके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है और इसलिए फिर शॉन्ग की मॉम उसे शॉन्ग के साथ में ही एक रूम में उसका हाथ पकड़ा के ही उन्हें वहीं पर बंद कर देती है और साथ ही बोलती हैं कि सिर्फ हाथ ही पकड़ना और कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग अभी माइनर हो। लिटरली गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शॉन्ग सोकर उठती है, देखती है कि योंग तो वहाँ से गायब है और वहीं गाइस हमें ये मालूम चलता है कि वो फिर से स्कूल में घुस गया है और यहाँ पर योंग की बॉडी में वो इविल स्पिरिट मस्त आर्चरी एंजॉय कर रहा था। साथ ही यहाँ पर उसने जियो को भी काफी ज्यादा परेशान किया था, उसके पेट में भी उसने मुक्का घुसा मार दिया था और फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। जैसे ही शॉन्ग वहाँ पे पहुँचती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा था, बार बार भागे जा रहा था। शॉन्ग भी उसके पास आती है, शॉन्ग के उस इविल स्पिरिट से पूछते है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि मुझे अपना नाम याद नहीं है, तो शॉन्ग फिर उसे नाम देती है बोंगो। 3 बार वो उसका नाम पुकारती है, जिससे कि स्पिरिट फ्रीज हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी शमन किसी भी स्पिरिट का 3 बार नाम पुकारता है ना, तो वो फ्रीज हो जाता है और इसी का वो पूरी तरह से फायदा उठाती है और
यहाँ उसका हाथ पकड़ लेती जिससे कि योंग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। वेल तो वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन फिर से वही बुली वहाँ पहुँच जाता है। दोनों के बीच में फाइट होने वाली होती है, लेकिन तभी जियो वहाँ पे पहुँच जाता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने तो कुछ और ही मिसअंडरस्टूड कर लिया होता है और गलती से शोंग का हाथ छूट जाता है। स्पिरिट वापस आ जाता है और मौका देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। बेचारी शोंग तो फिर से परेशान हो जाती है कि आखिर अब वो क्या करेगी। ऐसे ही इनकी लुका छुपी चलती रहती है और फिर कुछ देर बाद फिर फाइनली शोंग को योंग ये बताता है कि उसने इविल स्पिरिट के साथ में डील की है कि स्कूल के समय बॉडी स्पिरिट की होगी और बाकी टाइम योंग की। शोंग को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि उसने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन क्या योंग सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाएगा भी या नहीं। वेल तो फिर उसके बाद पूरा दिन वो लोग हाथ पकड़ कर रहते हैं, लेकिन स्पिरिट बहुत ज्यादा शातिर होता है, बीच बीच में आकर वो अपना खेल खेल कर वहाँ से निकल जाए करता था। फाइनली फिर योंग और शोंग के बीच में एक लव मोमेंट होता है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। वेल तो फिर रात के टाइम दोनों हाथ पकड़ कर सोए होते हैं, लेकिन मिडनाइट बेल के बाद में स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जहाँ पर फिर सीधा ही युनोवा पहुंच जाती है जिसने डार्क रिचुअल किया हुआ होता है। जैसे ही वो चुपके चुपके स्पिरिट से बात करने के लिए जाती ना, तो यहाँ पर हम शोंग की पूरी फैमिली को देख पाते हैं कि उन्होंने युनोवा के ऊपर नजर रखी हुई थी। युनोवा उस स्पिरिट से अपना गार्डियन गॉड बनने के लिए बोल रही होती है, लेकिन स्पिरिट बोलता है कि मुझे अभी योंग की बॉडी में कम से कम 10-20 साल तो रहना है, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है और साथ ही शोंग को भी मैं काफी पसंद करने लगा हूँ। लेकिन सबको सुनते ही युनोवा काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि भाई जिस स्पिरिट की वो वर्शिप करती थी आखिर उसने उसे रिजेक्ट जो कर दिया था। वेल तो वापस से रूम में जाकर वो स्पिरिट शोंग का फेस देखने लग जाती है, और जो कि उसे छूना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने छू लिया तो योंग वापस आ जाएगा और इसलिए उसे टच नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सीनियर शमन वहाँ पर आती है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि शोंग की मॉम की बहन है। बोलती हैं कि ये डेडली स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो शोंग को उससे दूर रहने के लिए बोलती है, उस पे मंत्र पढ़ने जा रही होती है, लेकिन शोंग बीच में आ जाती है। बोलती है कि ये योंग है जिसकी बॉडी में वो स्पिरिट है, लेकिन योंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन भाई सीनियर शमन तो हर हाल में उस स्पिरिट को वहाँ से भगाना चाहती थी, इसलिए वो शोंग को साइड में करके बहुत सारे मंत्र पढ़ती है। दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, लेकिन फाइनली शोंग यहाँ पर बीच में आकर योंग को अपने गले से लगा लेती है, जिससे कि वो स्पिरिट गायब हो जाती है। और फिर एक प्लान ये लोग बनाते हैं जिससे कि ये उस स्पिरिट को वापस भेज सके। साथ ही यहाँ पे सीनियर शमन बता रही होती हैं कि अगर योंग के 5 में से 4 सेंस भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो स्पिरिट परमानेंटली उस पर कंट्रोल कर सकती है। और फिर कंपटीशन के दिन दोस्तों ऐसे ही होता है। शोंग यहाँ पे योंग को चीयर करने के लिए पहुंची हुई होती है, लेकिन उसकी आंखों में उसे कुछ अजीब ही फील होता है। एक्चुअली युनोवा ने उस ताबीज को एक्टिवेट जो कर दिया था, जिससे कि अब योंग को हर जगह स्पिरिट दिखाई देने लग गए थे। इविल स्पिरिट को अपने साथ में मिलाने के लिए युनोवा ने जो मैजिक स्पेल किया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और स्पेल के बाद योंग को चारों तरफ सिर्फ बुरी आत्मा ही दिखने लग गई थी और उसका दिमाग चक्कर खाने लगा था। सब कुछ उसे धुंधला दिखने लग गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी स्पिरिचुअल साइड फाइनली जाग रही थी, यानी कि चारों के चारों सेंस उसके एक्टिवेट हो गए थे। लेकिन उसने शोंग को उस टाइम पर कुछ भी नहीं बताया, जिससे कि वो परेशान ना हो जाए, उसे ये बात छुपाई। और अब तो उसे शोंग का फेरी रूप भी दिखाई देने लग गया था, यानी कि उसका डिवाइन रूप, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था उसे। सो फिर आर्चरी ग्राउंड में उसकी एक मुस्कुराहट ने योंग की सारी टेंशन मिटा दी होती है और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया होता है। लेकिन उसी टाइम पर शोंग ने एक बेल और चैंट की आवाजें सुनी और उसने देखा कि युनोवा ब्लैक मैजिक कर रही है। घबराहट में उसने फटाक से उसके कर्स का काउंटर स्पेल डाला, यानी कि वो भी उल्टे मंत्र पढ़ने लग गई थी, जिससे कि उसके भी कानों से खून निकलने लग जाता है और यहाँ युनोवा का सारा मैजिक टूट जाता है। और स्पेल को तो शोंग ने रोक लिया होता है, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, वो काफी हर्ट होती है और काफी वीक भी हो गई थी। थैंकफुली यहाँ पर योंग को तो कुछ भी नहीं होता है और उसने कंपटीशन भी जीत लिया होता है। शोंग ने फिर उससे पूछा कि क्या वो ठीक है ना, या फिर उसने कोई आवाज सुनी, तो वो बोल देता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि वो शोंग को परेशान जो नहीं करना चाहता था। योंग को अब शोंग का डिवाइन फेरी वाला रूप ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी स्कर्ट पे ब्लैक स्पॉट थे। और योंग फिर सीनियर शमन से जाके मिलता है, उन्हें सारी की सारी बातें बताता है। साथ ही उसने यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर लिया होता है कि उसे अब घोस्ट दिखाई देने लग गए हैं, यानी कि उसकी 4 सेंस एक्टिवेट हो गई है। और उसने ब्लैक स्पॉट के बारे में भी उनसे पूछा, तो जिससे कि फिर सीनियर शमन उसे बताती हैं कि इन स्पॉट का मतलब है कि शोंग की लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और उसे डिवाइन
पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसने एक पावरफुल स्पेल को जो रोका है। वेल तो योंग ने भी यहाँ पर ये कसम खा ली होती है कि वो हर हाल में शॉन्ग को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वेल तो जाने से पहले सीनियर शमन ने योंग को घोस्ट से दूर रहने और कभी भी खून ना बहने की वार्निंग दी, क्योंकि अगर ऐसा होता है और साथ ही उसकी बॉडी से थोड़ा बहुत भी खून निकलता है तो वो एक अनडेड बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर की इविल स्पिरिट उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी और उसकी आत्मा कहीं गुम हो जाएगी। मॉम को फाइनली समझ में भी आ गया था कि यनोहावा का मैजिक शॉन्ग को टारगेट कर रहा है और माँ ने यनोहावा को बहुत ज्यादा डांटा और उससे बोला कि अगर तुम्हें नफरत करनी है तो मुझसे करो, मेरी बेटी से नहीं। जहाँ पर यनोहावा भी बोल देती है कि उससे पहले तो आप मेरी माँ है ना, और मुझे आपसे जुड़े हुए हर इंसान से नफरत है। वेल तो उसका ये मानना था कि मॉम एक दिन शॉन्ग को भी छोड़ देगी जैसे कि उन्होंने उसे छोड़ा था। पर यनोहावा भी बोल देती है कि तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, जिसके बाद मॉम ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब तुम देखना ये भी तुम्हें छोड़ देंगे और तुम धीरे धीरे मेरी तरह बन जाओगी। सबको सुनते ही शॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या उसकी माँ सच में उसे छोड़ देगी और क्या वो भी यनोहावा जैसी एक बैड शमन बन जाएगी। लेकिन फिर मेड उसे समझाते हुए उसे तसल्ली देती है कि तुम दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, प्योर हार्टेड हो, यनोहावा जैसी तुम बिल्कुल भी नहीं बनोगी। उसके साथ भी पास्ट में बहुत ही बुरा हुआ था और लोगों ने उसे नहीं समझा था। नेक्स्ट सीन में फिर शॉन्ग यनोहावा के पीठ पे एक इनविजिबल बॉक्स को नोटिस करती है। उसने उसे आवाज भी लगाई लेकिन यनोहावा ने उसे सीधा ही इग्नोर मार दिया। लेकिन जब वो अकेली होती हैं तब वो इस बात को नोटिस करती हैं और साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि वो बॉक्स तो एक्चुअली में उसकी डेड बेबी का कॉफिन था। वेल तो वो गुस्से में आकर अपनी माँ से जाकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार उन्होंने उससे ये बात क्यों छुपाई कि उसके बेबी का कॉफिन तो हमेशा से ही उसके पीठ के पीछे चिपका हुआ था। वेल तो माँ ने सिर्फ उससे इतना ही बोला कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, डिवाइन पनिशमेंट, जिसमें कि तेरे सारे बुरे कर्मों का फल तेरे बच्चे को भुगतना पड़ा। वेल तो यनोहावा ने गुस्से में माँ को यहाँ पे श्राप भी दिया और बोला कि जैसे मैं अपने बच्चे से दूर रही हूँ ना, तुम भी हमेशा अपने बच्चे से दूर रहोगी। लेकिन भाई उसके बाद भी माँ ने उसके जख्म पे पट्टी बांधी और उसे एक रुमाल दिया, क्योंकि भाई माँ तो माई होती ना। वेल तो रात के टाइम पर शॉन्ग और योंग फिर से दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं। शिनवो बेचारी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी क्योंकि धीरे धीरे उसके ऊपर उस स्पेल का असर जो हो रहा था और वो बातें करते करते वो तो वहीं पर सो जाती है। रात पर दोनों साथ में सोए हुए थे। वेल तो नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम जैसे उनके रूम में जाती है जोरों से चिल्लाती है। शॉन्ग भी बेचारी डर कर यहाँ पर उठ जाती है। माँ ने फिर दोनों को बहुत ज्यादा डांटा और बोला कि मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दोनों सिर्फ हाथ पकड़ कर सोगे, तुम्हारे बीच में और कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम दोनों अभी माइनर हो। और यहाँ पर बेचारा योंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि यही मेरे पास रात में आकर बेड से नीचे मेरे ऊपर गिर गई थी। जैसे ही फिर ये दोनों स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, जिसके कारण बार बार वो बुरी आत्मा योंग की बॉडी पर हावी हो जाती है। टीचर भी फिर उन्हें टास्क देते हैं कि उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना है कि वो क्या चाहते हैं। जहाँ पे शॉन्ग ने बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर लिखा कि मुझे तो बस यूनिवर्सिटी जाना है, ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट सेरेमनी देखनी है। और वहीं दूसरी तरफ योंग की बॉडी में वो जो इविल स्पिरिट थी ना, उसने लिखा था कि मुझे तो अडल्ट होना है। जिसे सुनते ही पूरी क्लास तो जोरों से हंसने लग जाती है। और लिटरली गाइस यहाँ पे योंग की बॉडी में वो इविल स्पिरिट को ज्यादा ही एंजॉय कर रही थी उसकी लाइफ को। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में शाओ बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही होती है, लेकिन उसने योंग की आर्चरी प्रैक्टिस स्पॉइल नहीं की होती है। वेल तो उसके बाद वॉशरूम जाके उसने अपने फेस पे बहुत सारा पानी मारा और जब उसने हाथ छोड़ा तो योंग की बॉडी पे फिर से वो बुरी आत्मा एक्टिवेट हो जाती है। और मिरर में योंग से वो ये पूछने लग जाती है कि आखिरकार कल हुआ क्या था, क्या तुमने सच में शॉन्ग की केयर की थी, लगता है कि तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है। योंग के ये बोलती है कि डिवाइन पनिशमेंट की वजह से उसे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है और वो काफी ज्यादा बीमार है और इसलिए मुझे उसकी केयर हर हाल में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इविल स्पिरिट को थोड़ी जेलसी फील होने लग जाती है। जैसे ही ये लोग वापस से क्लास में जाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि चश्मिश लड़का अपने फोन को घूर घूर कर देख रहा होता है, जहाँ पे गाइस ये मालूम चलता है कि उसे कुछ बुलिस लड़के पैसों के लिए धमका रहे होते हैं और
जिसके आसपास वो सुसाइड घोस्ट भी घूम रहा था, जिसका साफ मतलब यही था कि वो अपने आप को खत्म करना चाहता है। शॉन्ग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और इसलिए वो योंग को बुलाते हैं, जहाँ पर उसे सीनियर शमन की बातें भी याद आने लग जाती हैं कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसने अपना ना सोचकर मोविन के बारे में सोचा और उसे बचाने के लिए फाइनली ये दोनों के दोनों मेल वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, और उसका चाकू छीनने की कोशिश में योंग के हाथ में भी कट लग जाता है, जिससे कि उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। जैसे ही फिर उसे होश आता है तो शॉन्ग उससे बात करने लग जाती है। उस शॉन्ग के ये बोलते हैं कि लगता है कि तुमने 2-3 दिन से आर्चरी प्रैक्टिस नहीं की है। वो उसे ग्राउंड में लेकर जाती है। वेल, तो फिर ट्रेनिंग के बाद वो लॉकर रूम में होते हैं, जहाँ दोनों के बीच में बातें हो ही रही होती हैं कि यहाँ शॉन्ग स्लिप हो जाती है, दोनों ही सोफे पे गिर जाते हैं और एक रोमांटिक मोमेंट भी बन जाता है। फाइनली फिर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम सच कब बताओगे। यानी कि वो समझ चुकी थी कि ये योंग नहीं बल्कि वही इविल स्पिरिट है, जिससे कि फिर स्पिरिट उसे बताती है कि उसने योंग को एब्सॉर्ब कर लिया। ये जान के शॉन्ग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हवा भी रूम में कुछ ढूंढ रही होती है, और उसने आत्मा से रिंग के बारे में पूछा होता है, जिससे कि उसने योंग की बॉडी पर कब्जा किया था। लेकिन स्पिरिट उससे झूठ बोल देती है कि वो नहीं जानता। वेल, तो पहले हवा ने फ्लावर मास्टर को भी बेहोश कर दिया होता है, सारे के सारे तावीज उनसे चुरा लिए होते हैं। उसके बाद वो रिंग ढूंढने के लिए निकल जाती है। वेल, तो वही मॉम ने भी स्पिरिट से सारी सच्चाई निकलवा ली होती है, जिससे कि पता लगता है कि हवा चाहती है कि योंग पूरी तरह से स्पिरिट बन जाए, लेकिन स्पिरिट ने उसे सौदा नहीं किया होता है। वो तो बल्कि इंसान की तरह जीना चाहती थी। मॉम को भी यहाँ पे समझ में आ चुका था कि हवा रिंग को तोड़कर ग्रिम रीपर को बुलाना चाहती है नरक से, और इसलिए उसने शॉन्ग से बोला कि स्पिरिट को बचाओ क्योंकि वो योंग की बॉडी में, वरना अगर एक बार ग्रिम रीपर योंग की बॉडी को यानी योंग को यहाँ से ले गए तो वो हमेशा के लिए नर्क में चला जाएगा। सब कुछ जाने के बाद शॉन्ग स्पिरिट के लिए सिंपैथी दिखाने लग जाते हैं। वेल, तो वहीं दूसरी तरफ जियो को भी पता लग जाता है कि ये योंग नहीं बल्कि वही इविल स्पिरिट है, और उसने स्पिरिट को बहुत ज्यादा डांटा होता है क्योंकि वो शॉन्ग को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। शॉन्ग के ये बोलते हैं कि योंग की बॉडी स्पिरिट के पास है और इसलिए वो स्पिरिट को सिंपैथी देगी, और 100 डेज के लिए ये लोग एक रिचुअल भी करने वाले हैं। वेल, तो वही स्पिरिट ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया होता है कि उसे शॉन्ग से प्यार हो गया है, और जब भी शॉन्ग को कोई भी छूता है तो उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है। वेल, तो सब कुछ जानने के बाद जियो भी फैसला कर लेता है कि वो इस रिचुअल में हेल्प तो जरूर करेगा, और फिर एक दिन स्पिरिट एक चश्मे वाले लड़के को बचा लेती है, उसकी हेल्प करती है क्योंकि ये उसे बुली काफी परेशान कर रहे थे, जिससे कि सब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। साथ ही वो क्लास में भी सबकी हेल्प कर रहा होता है, जिससे कि लोग उसके बदले हुए रूप को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। लेकिन शॉन्ग तो यहाँ पर अभी भी योंग को ही याद कर रही होती, क्योंकि वो तो सिर्फ उसी से प्यार करती थी और उसे हर हाल में वापस लेकर आना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में फ्लावर मास्टर से बात करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो योंग से 12 से 3 के बीच में आधी रात में बात कर सकती है। वेल, तो रात को जैसे ही शॉन्ग उसका नाम पुकारती है तो योंग सच में लौट आता है, और यहाँ पर उसने ये भी बताया कि उसने 2 सैनिकों को देखा है, जिसमें से एक लंबा है और एक छोटा है। शॉन्ग को यहाँ पे शक होता है कि शायद स्पिरिट ही वो लंबा वाला सैनिक होगा, और जरूर उसकी कोई ना कोई तो स्टोरी होगी, और इसलिए वो योंग को उन सैनिकों से दोस्ती करने के लिए बोलती है ताकि उनकी स्टोरी को जान सके। स्पिरिट को यहाँ पर इनकी मुलाकात की कोई भी खबर नहीं होती है। वेल, तो वही स्पिरिट जो कि योंग की बॉडी में था, स्कूल में सबके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो आर्चरी स्टेट कंपटीशन जीत जाता है, जिसमें कि वो अपनी मेहनत से सिलेक्ट हो गया था, तो शॉन्ग को वो अपनी फर्स्ट किस करेगा। और ये वो जोरों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, जिससे कि शॉन्ग को काफी गुस्सा आता है। वो तो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसके सारे प्लान फेल हो रहे होते हैं। साथ ही उसे ये भी मालूम होता है कि शॉन्ग आधी रात में योंग से बात करती है, और वो इसलिए स्पिरिट को मैनिपुलेट करते हुए उसे कहती है तुम तो एक स्पिरिट हो और इसलिए शॉन्ग तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। और स्पिरिट फिर शॉन्ग की फीलिंग टेस्ट करने के लिए उससे वो तावीज ले ही लेता है। रात के टाइम पे शॉन्ग जैसे ही योंग का नाम पुकारती है तो स्पिरिट योंग बनने की यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह का दर्द होता है क्योंकि वो सब कुछ सच समझ चुका था। जैसे ही वो शॉन्ग को शमन कहता है तो शॉन्ग भी यहाँ पे समझ आते कि ये तो वही स्पिरिट है, क्योंकि भाई योंग तो उसे कभी शमन कहता ही नहीं था। नेक्स्ट डे फिर वो स्पिरिट जियो और शॉन्ग दोनों को ही एक स्मारक पर लेकर जाता है। पत्थर पर उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, और ये वो वही लंबा वाला सैनिक था जहाँ पर फाइनली वो अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तो ये मेरा साथी था, जिसके मरने के बाद उसने मुझे एक अंगूठी दी थी अपनी मॉम को देने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं दे पाया
जिस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्ट है और इसीलिए मैं अब स्पिरिट बन गया हूँ। रिंग को वहीं पर वो दफना देता है और अब वो आत्मा नहीं रहेगा बल्कि हमेशा ही योंग की बॉडी में रहेगा, ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। सब कुछ सुनते ही जियो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और इसलिए वो योनोहवा से पूछने के लिए जाता है कि आखिर वो योंग को वापस कैसे ला सकते हैं। योनोहवा उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि हमें वो रिंग चाहिए होगी। वेल तो जियो फिर फटाक से वो रिंग निकाल कर ले आता है और योनोहवा उस पे स्पेल और मंत्र पढ़ने लग जाती है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही होती है यहाँ पर योंग की बॉडी में स्पिरिट बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और नर्क का दरवाजा खुल जाता है जहाँ से ग्रिम रीपर आने वाला था। मॉम को भी यहाँ पर सब कुछ पता लग गया था और इसीलिए उन्होंने योंग को छुपाकर शॉन्ग को एक स्टैचू के साथ में भेज दिया होता है जिससे कि ग्रिम रीपर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। जैसे तैसे करके फाइनली ये लोग इस कर्स को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट भी स्पेल करने लग जाती हैं और यहाँ योनोहवा की सारी शक्तियाँ वो छीन लेती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ काफी बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि इसकी सजा योनोहवा को नहीं मिलती है। उसने रुमाल देखा जिससे कि मॉम ने उसके जख्म बांधे थे, जहाँ पे उसे फाइनली समझ में आ ही जाता है कि मॉम ने उसकी सारी पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया है। वेल तो फटाक से भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है और यहाँ मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो धीरे धीरे मर रही थी और वो उनसे पूछती है कि आखिरकार आपने मुझे क्यों बचाया। जहाँ माँ कहती है क्योंकि मैं तुम्हें स्पेल पढ़ने से रोक नहीं पाई और इसलिए मुझे तुम्हारी पनिशमेंट अपने ऊपर लेनी पड़ी। जिसके बाद मॉम की डेथ हो जाती है और शॉन्ग ये देखकर बहुत ही बुरी तरह से रोने लग जाती है और साथ ही वो योनोहवा पे भी अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। स्पिरिट तो यहाँ पर अभी भी स्पेल कर रहा होता है जहाँ उसे शॉन्ग के रोने की आवाजें आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो तो सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ योनोहवा गुस्से में उसके रूम में जाती लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। योंग भी यहाँ पर एक बहुत ही अजीब से बच्चे से मिलता है जो कि उसे बुरा इंसान कहकर उसके ऊपर गोली चला देता है, जो कि दोस्त तो कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट का वही दोस्त था जिसने उसे मरने के बाद अपनी मॉम को रिंग देने के लिए कहा था। वेल तो अब सीन शिफ्ट होता है। योनोहवा शॉन्ग से कह रही होती है कि हमें हर हाल में स्पिरिट को मारना होगा, लेकिन शॉन्ग इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। वो उसे रोकने के लिए प्रेयर रूम में उसे बंद कर देती है क्योंकि स्पिरिट तो अभी योंग की बॉडी में था और वो योंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सो फिर उसके बाद कहानी ड्रीमी वर्ल्ड में जाती है जहाँ पर योंग और शॉन्ग एक बहुत ही पीसफुल ड्रीम वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, डेट पे जाते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन योंग को फिर यहाँ पर अचानक से ये याद आता है कि स्पिरिट तो गायब है। शॉन्ग के ये बोलते हैं कि अगर उसका नाम लिया तो वो वापस भी आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे शॉन्ग योंग से बोल रही होती है कि वो उसका पहला प्यार है, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और साथ ही यहाँ पर वो उसे किस भी कर लेती है और एक रिचुअल भी करती है, ये कहते हुए कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन फिर जैसे ही योंग को होश आता है शॉन्ग वहाँ से गायब होती है और वही शॉन्ग और स्पिरिट यहाँ पर एक साथ किसी अनजान रास्ते पे निकल चुके होते हैं, जिसका साफ मतलब यही था दोस्तों कि योंग को बचाने के लिए शॉन्ग ने उस स्पिरिट को अपने अंदर ले लिया था। साथ ही यहाँ पे शॉन्ग को अपनी माँ की बातें याद आ रही होती जिन्होंने कहा था कि जब अंधेरा हो जाए तो सही रास्ता तुम खुद चुनना। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है योंग अब यहाँ पर अकेला रह रहा होता है और वो अपने कोच के साथ में काफी ज्यादा मेहनत करता है, बहुत सारे मेडल्स भी जीतता है, लेकिन शॉन्ग की यादें उसे चैन से रहने नहीं देती हैं। ग्रेजुएशन डे आता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन शॉन्ग की कमी सबको बहुत ज्यादा महसूस हो रही होती है। योंग और दोस्त उसकी यादों में यहाँ पर काफी सारी फोटोज भी क्लिक करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। वेल तो उसके बाद योनोहवा यहाँ पर फिर सबके सामने आती है और कहती है कि शॉन्ग अब उस स्पिरिट से पूरी तरह से जुड़ गई है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसलिए उसे रोकने के लिए हमें शॉन्ग को मारना ही होगा। सब कुछ जानने के बाद योंग तो इस बात से सहमत नहीं होता है क्योंकि इसका तो यही मानना था कि शॉन्ग किसी को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन भाई जब शॉन्ग और योनोहवा फाइनली यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो योनोहवा सीधा उस पर हमला करने वाली होती है, जहाँ पर तभी योंग पहुंच जाता है और जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वेल तो उसके बाद योनोहवा ने योंग को वार्न करते हुए ये भी कहा था कि अगर दोबारा से अगर शॉन्ग तुम्हें कहीं भी मिलती है तो उससे भाग जाना, बच के उसके पास मत जाना, वरना वो तुम्हें मार सकती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो स्पिरिट है। वेल तो कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। योंग अब एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एथलीट बन चुका था और साथ ही यहाँ पर वो एक इंटरव्यू में अपने पहले प्यार का जिक्र करता है कि वो अभी भी उसे ढूंढ रहा है। जियो भी यहाँ पर यही इंटरव्यू देख रहा होता है और सोचता है कि ये लड़का कभी भी हार नहीं मानेगा।
वहीं उसे लिप बाम भी मिल जाता है जो कि उसे शॉन्ग ने एक बार दिया था। ह्योना उससे दोबारा मिलकर पूछती है कि क्या उसने कोई ड्रीम देखा जिसमें उसे शॉन्ग दिखी हो। अगर शॉन्ग उसके ड्रीम में आई है तो इसका मतलब है कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर योंग बोल देता है कि उसने ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा। जबकि दोस्तों यहाँ पर योंग को बार बार अजीब सपने आते हैं जिसमें उसे लगता है कि शॉन्ग कहीं उसके आसपास ही है, और साथ यहाँ पर वो एक पेंटिंग को देखकर कनेक्शन महसूस करता है। और उसी टाइम पर हम ड्रीम में योंग और उस स्पिरिट को देखते हैं जो कि योंग से छुप रहे होते हैं। स्पिरिट के ये बोलते हैं कि अगर तुम योंग से मिलना चाहती हो तो तुम उससे मिल सकती हो, लेकिन शॉन्ग जवाब देती है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में फिर शॉन्ग की बॉडी में वो स्पिरिट सीधा फ्लावर मास्टर के पास जाता है और उनसे एक ताबीज मांग रहा होता है जिससे कि वो योंग को श्राप दे सके, लेकिन फ्लावर मास्टर उसे मना करके वहां से जाने के लिए बोलता है। तो उसी टाइम पर योंग भी इधर पहुंच जाता है और स्पिरिट छुप जाती है, लेकिन बाद में वो बाहर भागने की कोशिश करती है तो योंग उसके पीछे पीछे भागता है, जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम शॉन्ग हो, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। और तो शॉन्ग तो इस तरह का ड्रेसअप कभी करती नहीं थी। स्पिरिट बहुत ज्यादा शातिर होती है, यहाँ तक कि योंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो तो उसे किस भी कर लेती है। हंसते हुए बाद में बोलती है कि नहीं, मैं शॉन्ग नहीं बल्कि मैं स्पिरिट हूँ। जैसे ही फिर वो स्पिरिट घर लौटती है ना तो बिना कुछ कहे सीधा ही जियो को किस कर लेती है, और जियो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या। थोड़ी देर बाद ही उसे ये रियलाइज होता है कि ये शॉन्ग नहीं है बल्कि ये तो स्पिरिट है। स्पिरिट भी उसे कहती है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ये चेक करने के लिए कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं, या फिर अभी भी तुम्हें शमन के ऊपर क्रश है। तो जियो तो बेचारा चुप ही हो जाता है। फटाक से फिर योंग उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जैसे वो स्पिरिट कपड़े चेंज कर रहा होता है तो जियो उसे देखकर पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि भाई वो तो एकदम बोल्ड हो चुका था। वेल तो स्पिरिट बोलता है कि फटाफट से मेरी तारीफें करो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वेल तो मजबूरी में उन्हें तारीफें करनी पड़ जाती हैं, और इसी वक्त उनका एक दोस्त जिसका नाम जिन है वो मिलिट्री ट्रेनिंग से वापस आता है। योंग यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है और जियो फटाक से उस स्पिरिट को जो कि शॉन्ग की बॉडी में थी उसे छुपा देता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके सारा खाना खा रही होती है और इसलिए फाइनली जिनकी नजर उसके ऊपर पड़ ही जाती है और वो अपने सारे दोस्तों को फटाफट से कॉल करके बता देता है कि शॉन्ग वापस आ गई। सब लोग तो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि फटाक से उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। सब लोग साथ में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन भाई शॉन्ग के इतने ज्यादा बोल्ड नेचर को देखकर ये लोग थोड़े शॉक्ड भी होते हैं, क्योंकि वो शॉन्ग नहीं बल्कि स्पिरिट जो थी। सबके सब शॉन्ग के आने से वहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। ये देख के स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये लोग शॉन्ग से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और इसलिए वो तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। जैसे ही फिर रात के टाइम पर योंग स्पिरिट से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो शॉन्ग से कैसे मिल सकता है, तो स्पिरिट उसे कहता है कि रात के टाइम 12 से 3 के बीच होस्ट से बात हो सकती है, जैसे कि शॉन्ग ने पहले तुमसे की थी। कल तो उसके कहने पर फाइनली वो आधी रात में शॉन्ग का नाम लेता है और वो उसके सामने भी आ जाती है, जो कि वहीं पे छुपी हुई थी। वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, साथ ही उसे फटाक से हक भी कर लेती है। दोनों यहाँ पर आपस में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही शॉन्ग बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और यहाँ पे योंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्पिरिट फिर से योंग को टीज करने लग जाती है, उसे बहुत ज्यादा सता रही होती है। तो योंग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, और जो भी ये ऑब्जर्व करता है कि स्पिरिट भी शॉन्ग के लिए काफी ज्यादा सीरियस थी, यानी उसे सच में शॉन्ग से प्यार था। जियो के योंग को समझाने पर कि उसे स्पिरिट के साथ में बिल्कुल भी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका सच जानना है और उसे यहाँ से वापस भेजना है। फाइनली योंग फिर टॉय लेकर उसके पास जाता है, साथ ही उससे माफी भी मांगता है। स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बोलती है कि मैं शॉन्ग के लिए ज्यादा वक्त तक उसकी बॉडी में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। ज्यादा वीक होने की वजह से वो मर भी सकती है, और अगर तुम उसके लिए सेक्रीफाइस करते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी में आकर शॉन्ग के साथ रहना चाहता हूँ। वेल तो वो लॉकर के पास जाकर शॉन्ग से मिलता है। शॉन्ग भी यहाँ पे समझ आती है कि ये स्पिरिट नहीं बल्कि योंग है, और वो उससे वहाँ से भगाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन भाई योंग उसे रोक लेता है। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। योंग यहाँ पर ये बोलते हुए उसे किस करने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। वेल तो यहाँ पर इस मोमेंट पर शॉन्ग की सोल भी उसकी बॉडी में वापस आ जाती है, यानी कि भाई उस स्पिरिट ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया था, और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। योंग उससे बोलता है कि यहाँ तुम बस अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो और साथ ही अपनी नींद को पूरी करना। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियो फिर जैसे ही उन दोनों को साथ में सोते हुए देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि शॉन्ग वापस आ गई है, और इसलिए वो उसके लिए फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता है। दोनों के इतने ज्यादा डीप लव को देखकर फाइनली जियो भी अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो मूव ऑन कर लेगा, और यहीं पर उसका पहला प्यार खत्म होता है, और ये बोलकर वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है।
सो सैड। वेल तो फिर रात के टाइम योंग और शॉन्ग एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। योंग को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो यूनहवा से सैक्रिफाइस के बारे में पूछ रहा होता है और यूनहवा भी बोल देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में मरना चाहती हूँ क्योंकि भाई मेरी मॉम ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया था और इसलिए मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। जैसे ही ये दोनों यहाँ पे रिचुअल कर रहे होते हैं उनकी डेथ होने वाली होती है, लेकिन बाहर से फ्लावर मास्टर और दूसरे शमन रिचुअल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दोस्तों उसी टाइम पर शॉन्ग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में वापस आ जाते हैं, यानी कि उसके पास की सारी पावर लौट आ जाती है और अपनी माँ और दूसरे शमन स्पिरिट की हेल्प से फाइनली वो जैसे तैसे करके उस रिचुअल प्लेस पे पहुंच जाती है और दोनों को बचा लेती है। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं तो फाइनली यहाँ पे स्पिरिट को याद आने लग जाता है कि मेरा नाम युनवो था और उसकी आत्मा को फाइनली शांति मिल जाती है। वो फाइनली अलविदा बोलकर वहाँ से हमेशा के लिए चला भी जाता है। यूनोहवा उन सब के लिए काफी ज्यादा खुश होती है जो कि उन्हें अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। योंग भी उसे माफ करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बोलती है कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी लाइफ पर ध्यान देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही बुरा किया है और इसलिए मैं माफी के लायक नहीं हूँ। वेल तो फिर सीन शिफ्ट होता है 2028 दिखाया जाता है। योंग एक कंपटीशन में होता है, स्योंग भी उसे देखने के लिए गई हुई होती है। रास्ते में वो एक होस्ट चाइल्ड को भी कंसोल करने लग जाती है और योंग ने भी फाइनली अपना राउंड क्लियर कर लिया होता है। शॉन्ग उसके पास आती है, दोनों यहाँ पे हैप्पी फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं एक प्यारी सी। वेल तो फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉन्ग अभी भी एक शमन है, उसके पास की सारी पावर वापस लौट आई थी और इसलिए वो उसी घोस्ट की हेल्प कर रही थी उसकी सोल को पीस देने के लिए, जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फाइनली उस सोल को भी पीस मिल जाता है और वो उस आदमी की बॉडी को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। सो गाइस इसी के साथ इस स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है जो कि लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी या नहीं। ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।